बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज के एक व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आज के व्लॉग में हम बहुत इंटरेस्टिंग बात करेंगे, जो कि मेरे हर वीडियोस के नीचे एक कमेंट लाजमी होता है कि भाई ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीज़ा कैसे अप्लाई करते हैं, कोई हमें गाइडलाइन दे दे। आज तो मैंने एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड की है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वीज़ा प्रोसेस से रिलेटेड एक प्रॉपर वीडियो नहीं थी, तो मैंने कहा चलो आज इस पर वीडियो बनाते हैं। अभी आप देख सकते हैं ये सुबह का टाइम है, 8 बज रहे हैं सुबह के, और देखें सही लोग जा रहे हैं अपने काम पे। आप सोच रहे होंगे ये सोफ़ा रोड पे क्या कर रहा है और ये एलसीडी। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में रूल है, आप कह लें कस्टम है, कि किसी को भी अगर कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं होती तो वो चीज़ अपने घर के बाहर रख देता है, ताकि अगर जिसको भी ज़रूरत है वो ले जाए। तो ये काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ सोफ़ा, ये अभी तक कोई लेकर नहीं गया, अल्लाह जानता है। बस ये भी एक ट्रेडिशन है ना बेसिकली। यहाँ पे पाकिस्तान में तो ये होता था कि अगर आपने कोई चीज़ मूव करनी है, सदुकी वाले को 1000-1500 दो, वो मूव कर देता था, मतलब एक जगह से दूसरी जगह डिस्टेंस के लिहाज से। यहाँ पे क्योंकि हर चीज़ डॉलरों में डील होती है, तो यहाँ पे फिर ये इस तरह मूविंग करना ना बड़ी चीज़ें बहुत महंगा पड़ जाता है। तो लोग इसलिए क्या करते हैं कि फिर अवॉइड करते हैं, बजाय उधर पैसे देने के लोग कहते हैं ये चीज़ बंदा कोई आके ले जाए फ्री में। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में ऑलमोस्ट विंटर एंड हो गया है और समर आ रहा है, लेकिन वो जाते जाते सर्दियाँ फिर वापस आ जाती हैं, तो कभी कोट उतारते हैं, कभी कोट फिर से पहन लेते हैं, बड़ा ये चलता रहता है। तो ऑस्ट्रेलिया के अगर हम बात करें 2024 के वीज़ा प्रोसेस से रिलेटेड, तो मैं आपको वो चीज़ें या वो इन्फॉर्मेशन बताऊँगा जो अभी तक नॉन है, मतलब कि जो अभी तक चल रही है, उसमें कोई न्यू चेंजेस, अनलेस कोई बंदा 6 महीने बाद वीडियो देख रहा है तो उसमें अगर कोई न्यू चेंजेस हो तो वो फिर उसके लिए मैं पहले से एडवांस स्टोरी करता हूँ। तो एक चीज़ तो आपको शायद पता ही हो, अगर नहीं हो तो मैं बता दूँ कि 1 अक्टूबर 2023 से ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने स्टूडेंट वीज़ा के लिए जो बैंक स्टेटमेंट में लिविंग एक्सपेंस होते हैं वो बढ़ा दिए हैं। पहले एक स्टूडेंट को ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा शो करने के लिए 21,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स बैंक स्टेटमेंट में शो करने पड़ते थे एज आ लिविंग एक्सपेंस, के भाई यार ये पैसे मैं एक साल में ऑस्ट्रेलिया में मैं रह लूँगा। अब वो उन्होंने 21,000 डॉलर से बढ़ाकर 24,000 डॉलर कर दिए हैं। एक तो ये एक बड़ी चेंज है ऑस्ट्रेलियन वीज़ा प्रोसेस में। उसके अलावा अगर आपको मैं प्रोसेस की बात बताऊँ स्टेप बाय स्टेप, तो देखिए सबसे पहले आपको एक चाहिए सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट, जिसको हम कहते हैं COE, जो कि आपको किसी भी ऑस्ट्रेलियन कॉलेजेस या किसी भी ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी से आपको मिलेगा। बेशक आपका बैचलर का कोर्स है, मास्टर का कोर्स है, PhD का कोर्स है या ट्रेड कोर्स है, एनीथिंग आपको COE लाजमी मिलेगा। ठीक है। अब जो COE होता है ना, वो बेसिकली एक बड़ा ओरिजिनल और जेन्युइन डॉक्यूमेंट होता है, जिसपे अगर किसी ने जिसने देखा होगा उसको आइडिया होगा कि उस पर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की भी उस पर स्टैंप होती है, उस पर उनका ना मोनोग्राम होता है। तो वो COE ऑनलाइन होता है, उसकी एक वैलिडिटी होती है, उस पर आपकी सारी डिटेल होती है, हाँ भाई ये यूनिवर्सिटी है, ये कोर्स है, ये प्रोवाइडर है, एवरीथिंग। ठीक है। तो ये जब आप वीज़ा एप्लीकेशन अपनी लॉन्च करते हैं ना, तो सबसे पहले वो आपसे COE नंबर मांगता है। तो जब आप COE नंबर लिखते हैं तो वो ऑनलाइन चेक करते हैं, हाँ यार ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है या फेक है। तो मोस्टली वो ओरिजिनल ही होता है, तो वो फिर आपकी एप्लीकेशन आगे प्रोसीड करती है। सेकंड चीज़ जो ऑस्ट्रेलियन वीज़ा प्रोसेस के लिए चाहिए होती है, वो होती है GT की स्टेटमेंट, जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंस। अब आप जब वीज़ा का फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो उस टाइम भी वहाँ पे एक ना शॉर्ट, आप जिसे कह लें कि शॉर्ट SOP टाइप, वहाँ पे एक कॉलम सा बना होता है, वहाँ पे जी आप अपना शॉर्ट सा GT अपना लिखें कि आप क्यों ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं, एनीथिंग। तो बेसिकली एक तो आपका लॉन्ग SOP होता है जो आपका 8 से 10 पेजेस का होता है, जो आप लिखते हैं, वो तो आपने एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट उसमें अपलोड करना पड़ता है। लेकिन एक और SOP होता है जिसको शॉर्ट SOP कहते हैं, वो आपने फॉर्म के अंदर लिखना होता है, और वो बेसिकली आपके ओरिजिनल SOP की समरी होती है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरी चीज़ पे। तो तीसरी चीज़ में आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद आपकी हेल्थ इंश्योरेंस मस्ट है वीज़ा अप्लाई करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है। उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट चीज़ है वो आपके अब अगर तो आपकी लेवल 1 की यूनिवर्सिटी है, तो फिर जो आपका COE होगा, उस इंटर करने के बाद जो फॉर्म आपके सामने आएगा, उस फॉर्म में आपसे फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट उतनी ज़्यादा नहीं होंगी। ठीक है। लेकिन अगर आपकी लेवल 2 यूनिवर्सिटी है तो वो फिर आपसे एविडेंस ऑफ फंड और बैंक स्टेटमेंट वगैरह वो वहाँ पे प्रॉपर कॉलम शो हो रहा होता है, वहाँ पे अपने अपलोड करना पड़ता है।
लेकिन पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि हमें एज अपनी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए लेवल 1 यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी बैंक स्टेटमेंट अपलोड करनी पड़ती है, ठीक है। तो लिहाजा हम भी फिर बैंक स्टेटमेंट अपलोड करते हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन नहीं होता बैंक स्टेटमेंट अपलोड करने का, तो फिर हम वहाँ पे क्या करते हैं कि कंसल्टेंट क्या करते हैं कि वहाँ पे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स में उसका नाम लिख के उसको अपलोड कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। उसके बाद आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, फिर बाकी जो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना, ये प्रॉपर्टी के और ये लीज एग्रीमेंट और सोर्स ऑफ इनकम वगैरह, लेवल 1 यूनिवर्सिटी की मोस्टली ये आपने वहाँ पे अदर्स डॉक्यूमेंट में अटैच करने पड़ते हैं, ठीक है। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा ये अदर्स क्या है और वो कॉलम क्या। ये बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे आप वीज़ा अप्लाई करते हैं ना, वहाँ पे एक सारा हेडिंग्स बनी होती है और उसके आगे आपने फाइल अपलोड करनी होती है। ये मैं उससे रिलेटेड बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपके पास वैलिड COE होना चाहिए, आपके पास एक वैलिड हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स आपके सारे पूरे होने चाहिए, ठीक है। एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, फिर आपने अपनी एप्लीकेशन को सपोर्ट करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। उसके लिए आपके पास वो फिर प्रॉपर्टी एग्रीमेंट्स और आपने जो बैंक स्टेटमेंट में जो आपने अमाउंट शो कराई है उसके लिए आप बता दें सोर्स ऑफ इनकम अपनी साइड से कि हाँ भाई ये घर बेचा है, ये प्लॉट बेचा है, एनीथिंग, कुछ भी। अच्छा, तो आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, सारी कुछ आपने वीज़ा अप्लाई करने की जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं आपने वो अपलोड कर दी और आप एप्लीकेशन सबमिट कर दी बिस्मिल्लाह पढ़ के, ठीक है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट स्टेप, मतलब ओवरऑल ना। एक तो मैंने आपको अप्लाई करने के स्टेप बाय स्टेप बताया। उसके बाद जब आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी, उसके बाद वो आपको मेल आएगी जो आपके रजिस्टर्ड ईमेल होता है। पहली ईमेल आएगी बायोमेट्रिक्स प्रोवाइड करें, सेकंड ईमेल आएगी आप अपना मेडिकल करवाएं, ठीक है। ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। ये जो बंदा वीज़ा एप्लीकेशन ऑस्ट्रेलिया की सबमिट करता है या कोई भी कंट्री की करता है तो वहाँ पे बायोमेट्रिक तो मस्ट होता है ना, ताकि हम वो बेसिकली चेक करते हैं कि आया जो अप्लीकेंट हमें जिसकी एप्लीकेशन है आया वही अप्लाई कर रहा है या कोई और है। तो वो उसके लिए एक फॉर्मेलिटी की रिक्वायरमेंट है। वो आपको उसी टाइम मोस्टली वो मेल आ जाती है कि आप अपनी बायोमेट्रिक्स करवाएं या आप अपनी मेडिकल करवाएं। कुछ केसेस में वो लेट हो जाती है, लेकिन मोस्टली एक दिन के अंदर आपको आ जाती है, ठीक है। उसके बाद फिर उसके बायोमेट्रिक के डेजिग्नेटेड सेंटर्स होते हैं बायोमेट्रिक्स। तो अगर मैं पाकिस्तान में बात करूं तो वहाँ इस्लामाबाद में जेरी वीज़ा है, वहाँ पे होती है। और आई होप सो जो इस्लामाबाद में रहते हैं ख़ास तौर पर उनको पता होगा, लाहौर में भी है, कराची में भी है। उसके अलावा जो मेडिकल है उसके लिए डेजिग्नेटेड सेंटर होते हैं, हर शहर में 2 से 3 है। तो लाहौर में विल केयर है, इस्लामाबाद में अली मेडिकल है, विल केयर है, एक और भी है IOM, इस तरह से ना। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, ये आपको पूरा करनी पड़ती है। तो जैसे ही आप ये दोनों चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, जितना भी आपको टाइम लगता है, क्योंकि जो बायोमेट्रिक है वो मोस्टली उसी दिन हो जाता है और उसी दिन अपलोड हो जाता है, लेकिन मेडिकल में टाइम लगता है क्योंकि उसमें एप्लीकेशंस का लोड होता है, तो उसमें अपॉइंटमेंट्स भी आपको चाहिए होती है मोस्ट समटाइम्स, और उसके बाद वो अपलोड होते होते आपको हफ्ता एक लग जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल फिर उसके बाद आपने वेट करना होता है आपने अपने वीज़ा डिसीजन का। अच्छा जी, अब जो वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम है वो हर वीज़ा क्लास का वेरी करता है। स्टूडेंट वीज़ा का पहली बात है ये मंथली अपडेट होते हैं, ठीक है। स्टूडेंट वीज़ा का जो मोस्टली प्रोसेसिंग टाइम होता है ना वो वैसे महीना होता है, 35 to 40 डेज़ बैचलर और मास्टर के लिए, जो कि फ़ीस प्रोवाइड करते हैं। PhD स्टूडेंट्स होते हैं वो मोस्टली स्कॉलरशिप्स पे होते हैं, तो उनको वो एज अ प्रायोरिटी में नहीं वीज़ा देते, तो वो उनको फिर साल लग जाता है, ठीक है। उसके बाद जो आपके बाकी वीज़ास है इमिग्रेशन के सब क्लास 190 189, तो उनके प्रोसेसिंग टाइम वेरी करते हैं, लाइक 3 मंथ से लेकर 1 ईयर तक। और विजिट वीज़ा के भी ऐसे ही हैं 15 to 20 डेज़। तो एक तो ये जनरली वेरी करते हैं, दूसरा ये कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं। अब रिसेंटली आप सब ने देख रहे होंगे जिन्होंने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है कि पाकिस्तान में आजकल वीज़ा प्रोसेसिंग बड़ी स्लो हुई है। मतलब पाकिस्तान में जिन लोगों ने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है उनको अभी तक वीज़ा नहीं मिले, लाइक 2-2 महीने से लोग पेंडिंग जा रहे हैं, ठीक है। उनकी एप्लीकेशन, उनका डिसीजन ही नहीं आया, जबकि बांग्लादेश और इंडिया में लोगों के 10-10 दिन में 15-15 दिन में वीज़े आ रहे हैं। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स है भाई, अपनी मर्ज़ी से चलते हैं। जब मैंने अप्लाई किया था वीज़ा जून में, उस टाइम तो प्रोसेसिंग टाइम बहुत तेज़ था, 10 दिन में लोगों के वीज़े आ रहे थे, मेरा खुद 9 दिन में वीज़ा आ गया था। तो ये मंथली वेरी करते हैं। जब एक इंटेक करीब होता है, अभी जैसे फरवरी इंटेक करीब आएगा ना, तो दिसंबर और जनवरी में प्रोसेसिंग टाइम बहुत फास्ट हो जाएगा। लेकिन जब एक इंटेक क्लोज़ होता है तो उसके बाद का जो टाइम होता है ना नेक्स्ट इंटेक तक, उसमें आप कह लेंगे थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी नहीं होती है और एप्लीकेशन भी उस लिहाज से कम होती हैं। तो लिहाजा ये इस तरह ना प्रोसेसिंग टाइम वेरी करता है कंट्री टू कंट्री और वो सारी चीज़ें। उसके अलावा भी यार ये जो प्रोसेसिंग, अक्सर लोग कहते हैं ना फलां का वीज़ा जल्दी आकर मेरा नहीं आया,
तो देखो एक चीज़ तो मैंने बता दी, कंट्री टू कंट्री। द सेकंड चीज़ ये होता है कि केस टू केस भी वो वेरी करते हैं। जिसकी प्रोफाइल सीधा सादी होती है, जिसका एसओपी सीधा सीधा होता है, जिसका खास तौर पर जिसका गैप नहीं होता, उनके बड़े चांसेस होते हैं कि उनका वीज़ा जल्दी है। लेकिन अगर जिसका कोई गैप है या अगर किसी ने कोई जॉब का वो लगाया हुआ है, एक्सपीरियंस लेटर वगैरह, तो उसमें थोड़ा सा चांस होता है कि वो उसको वेरिफिकेशन की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, तो वो वहाँ चले रहते हैं, वो समटाइम बैंक स्टेटमेंट वेरीफाई करते हैं, इंटरव्यू की कॉल स्टूडेंट्स को आती हैं। ठीक है, तो ये मैं वही कह रहा हूँ ना, केस टू केस वेरी करता है। तो आई होप सो मैंने आपके सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं ऑस्ट्रेलियन वीज़ा प्रोसेस से रिलेटेड उसका आंसर कर दिया है। लेकिन स्टिल भी अगर कोई ऐसी क्यूरी रह गई है जो आप सोच रहे हैं कि मैंने छोड़ दिया, या फिर कुछ आप इसमें ऐड करना चाहते हैं, या आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है, तो आप नीचे कमेंट डाउन करें और मुझे बताएं। या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी रीच कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरा यूज़र नेम है नुमान रियाज़ 1 के नाम से। वहाँ पे आप मुझे टेक्स्ट करें तो वहाँ पे मैं बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करता हूँ। और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। और अब ये आप सोच रहे होंगे अचानक से बैकग्राउंड चेंज कैसे आ गया, तो ये अभी मैं यूनिवर्सिटी पहुँच चुका हूँ। पहले मैं रास्ते में था, तो बस अभी यूनिवर्सिटी आते हैं, यूनिवर्सिटी का काम करते हैं। आप लोग तब तक अपना ख्याल रखें और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।